वेलकम स्टूडेंट। अभी मेरे पास ये पेपर है जो सीबीएसई का आज जो एग्जामिनेशन हुआ है क्लास 10 के विज्ञान का, उसका ये सवाल है और इसको अभी हम लोग इसके आंसर शीट को देखने वाले हैं। इसके आंसर को देखने वाले कि क्या ये सेट 1 है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। पहला सवाल हमारा ये है कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए अपनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोने अथवा प्राप्त करने की बजाय कार्बन के अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने को प्रायिकता देता है। इस कथन की कारण सहित पुष्टि करना है। देखो, इस सवाल का आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको पता है कि कार्बन जो होता है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर ऑर्बिट में, मैं यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं बट मैं लिख के दिखाता हूँ कि कार्बन हमारा एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है, यानी कि पहले ऑर्बिट में 2 और बाद में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि उसके जो वैलेंस शेल है उसमें ना सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के दृष्टिकोण से गेन करना या फिर उसको लूज करना ये इम्पॉसिबल होता है। वैसे सिचुएशन में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो वो कार्बन होता है अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या करता है, दूसरे एलिमेंट के साथ साझेदारी करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे, कारण सहित उत्तर दे देंगे। अगले की सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं तो इससे में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक तत्व X की परमाणु संख्या 11 है। कहता है कि X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि परमाणु संख्या 11 किसकी है, सोडियम की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो आप लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1। और आपको पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर उपस्थित रहता है तो उसकी संयोजकता जो होती है उसी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, मेटल है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करके अपनी संयोजकता को क्या करेगा, अपनी जो वैलेंस सेल हो उसको कंप्लीट करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से डोनेट कर देगा, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 1। दूसरा, इसके ऑक्साइड का सूत्र और प्रकृति लिखना है। इसका ऑक्साइड क्या हो गया, जैसे ये सोडियम है तो सोडियम आपको पता है कि इसकी संयोजकता कितनी, 1, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2, तो N2O बनेगा सोडियम का ऑक्साइड। आप सबको पता है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे सभी क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भ्रूण के विकास के लिए प्लेसेंटा अतिशय रूप से आवश्यक है। कहता है कि जब प्लासेंटा जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है फेटल डेवलपमेंट के लिए। रीजन पूछ रहा है क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो प्लासेंटा होता है वो स्पेस प्रोवाइड करता है, वाइटल स्पेस प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन के लिए, गैस के एक्सचेंज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इसलिए ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं तो कहता है कि निषेचन के पश्चात गर्भाशय की भित्ति मांसल और स्पंजी हो जाती है। हमने जब पढ़ा था तो हमने उसमें सीखा था कि किस तरीके से जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है उसके बाद ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए प्लासेंटा क्या होता है कि जुड़ जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाता है। उसके बाद उसकी जो भित्ति होती है, गर्भाशय की भित्ति जो होती है, ये जो यूटेरियन लाइनिंग होता है वो जो ना थिक हो जाता है, क्योंकि वो जो बेबी बनने वाला है ना उसको ना सॉफ्ट जो चीजें हैं वो अवेलेबल रहे, उसको किसी भी तरीके का शॉक ना लगे, उसको किसी तरीके से चोट ना लग सके, इसके लिए इसका स्पॉन्जी होना जरूरी होता है। तो इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डबल रोटी की फफूंदी। राइजोपस के जनन में भाग लेने वाले और जनन में भाग न लेने वाले भागों के नाम लिखने। तो आपको पता है कि राइजोपस का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं कि राइजोपस का स्ट्रक्चर जो आपके पास अवेलेबल रहा है वो ये है, आपके बुक्स में भी लिखा है राइजोपस का स्ट्रक्चर, ये देखिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्पोर्स और स्पोरेंजियम ये दोनों क्या करते हैं, जनन में भाग लेते हैं, डायरेक्ट रूप से स्पोर भाग लेता है, और ये जो स्पोरेंजियोपोर्स है, जो उसका इरेक्ट हाइफा है, स्टोलोन है, राइजोट्स है, ये सब उसमें भाग नहीं लेते। तो आप ये आसानी से अपने इस फिगर को ध्यान में रख करके आप इस चीज को क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। तो ये सवाल भी आपका आसानी से बन जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल है कि किसी आवृत बीजी के जननांगों के नाम लिखना। यह भाग कहाँ स्थित होता है, इसके नर जननांग की संरचना की व्याख्या करना। या फिर यौवनावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था के आरंभिक वर्षों में लड़कों व लड़कियों दोनों में होने वाले किन्हीं 2 सामान्य परिवर्तनों का उल्लेख करना है। तो आप ऊपर वाले सवाल को भी बना सकते हैं और नीचे वाले सवाल को भी बना सकते हैं, लेकिन नीचे वाला सवाल लिखना ज्यादा आसान रहेगा। तो यौवनावस्था किसको कहते हैं, प्यूबर्टी किसको कहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जब कोई भी पर्टिकुलर गर्ल या बॉय सेक्सुअली मैच्योर होने लगता है तो उस अवस्था को ही उसकी यौवन अवस्था कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। वो सेक्सुअली मैच्योर की तरफ जब बढ़ना शुरू होता है, वो सेक्सुअली मैच्योर होने लगता है, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो अब कहता है कि प्यूबर्टी के दौरान होने वाले 2 कॉमन चेंजेस के बारे में बात करना जो टीनेजर्स बॉयज और गर्ल्स दोनों में एक साथ होते हैं। तो आपको पता है
कि जो कॉमन चेंजेस होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं आर्मपिट्स पे और जेनाइटल एरिया में, ये कॉमन क्या होता है, चेंजेस होता है। दूसरा हो सकता है कि स्किन जो होता है वो ऑयली बन जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह भी आने लगते हैं। तो ये 2 चीजें आप लिख सकते हैं, काफी आसान था ये। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है नीचे दिए गए आरेख हो ए और बी में चुंबकों के ध्रुव पी, क्यू, आर और एस के नाम लिखने हैं। चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो P है, आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, जिस तरफ से निकलती है वो हमेशा नॉर्थ पोल होता है, और जहां आती है वो हमेशा साउथ पोल होता है। तो P हमारा नॉर्थ पोल है, और ये जो S है वो Q जो है वो हमारा क्या है, साउथ पोल है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही, R जो है हमारा नॉर्थ पोल है, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और साउथ की तरफ आ रही है। तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ये भी सॉल्व। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन आरोपों के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाओं के बारे में निकलने वाला निष्कर्ष निकलना है। तो आप बता सकते हैं कि चीजें क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। या फिर दूसरा सवाल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है। जब हमने इस सवाल को बना लेना है तो इस सवाल के बनाने की जरूरत नहीं होगी। और अगर इस सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो कब अधिकतम होगा, तो उसके ध्रुव की तरफ क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा और बीच में सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, सवाल की तरफ बढ़े तो ये 7वें सवाल में एक आहार श्रृंखला दिया गया है, जिसमें बता रहा है कि ये मोर के पास 2 जूल ऊर्जा है, तो सांप के पास, आप सबको पता है कि 10% का नियम लगेगा। ये 10% है किसके, सांप का। तो टोटल कितने हो जाएंगे, सांप में 20 जूल। उसके बाद अगर मेढक में बात करेंगे तो 200 जूल, इसका 10% 20 आएगा। फिर इसका अगर हम, ये 10% है कितने का, तो ये 10% है 2000 का। फिर ये 10% है कितने, 20,000 का। तो इस तरीके से आप बना लेंगे और दूसरे सवाल बनाने की जरूरत है नहीं, अथवा में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल जो है वो है कि 8वां सवाल है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम लिखना है। आप सबको मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि ये नियम आ सकता है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है न्यूलैंड साहब का, कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है ना वो पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर है, यही इसका नियम है। इसी उदाहरण के द्वारा डोबेराइनर के त्रिक की व्याख्या करना। तो डोबेराइनर के त्रिक के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम यूज करते हैं लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को। इन तीनों को यूज करके हम उनके त्रिक का क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। ए और बी में किए गए प्रयासों में प्रत्येक एक एक सीमा की सूची बनाना है। पहला न्यूलैंड साहब ने क्या किया था, इनकी जो सीमा थी वो क्या थी कि इन्होंने जिन एलिमेंट को सजाया था, जिन तत्वों को सजाया था, तो इन्होंने उन तत्वों को सही क्रम में रखने के लिए एक साथ कई तत्वों को रखा। और डोबेराइनर साहब की ना लिमिट ये थी कि सभी एलिमेंट पे ये लागू ही नहीं हो पा रहा था। ये कंप्लीट है। 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए कार्बनिक यौगिक पर विचार करना है। इन यौगिकों में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का नाम लिखना है। आप देख सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल है इसमें, ठीक है। दूसरा, इन प्रकार्यात्मक समूह में यौगिकों के लिए सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+1 और ये CHO है वो लिख देना है हमें। अच्छा, इन यौगिकों के बीच संबंध लिखिए और इस प्रकार्यात्मक समूह के किसी अन्य यौगिक की संरचना करना। इसमें देख सकते हैं आप 1 2 3, तो ये क्या है, प्रोपेनॉल है, और ये क्या, इथेनॉल है। बस इसमें संबंध क्या है कि दोनों एक ही समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं एक दूसरे के बाद, ठीक है। ये कंप्लीट है। दूसरा सवाल अथवा में था कि एथाइन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखना है। तो आप ये एथाइन, जब से CnH2n-2 के लिए इसको फॉर्मूला लगाना है, तो एथाइन के लिए क्या लिखते हैं हम, C2H2। इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बताना है, और सहसंयोजी मतलब इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं वो बताना है आपको। सहसंयोजी यौगिकों और आयनिक यौगिकों के बीच 2 अंतरों को लिखना है। तो सहसंयोजी यौगिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करके बनता है। दूसरा आप कह सकते हो कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं ना, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं या फिर उसके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं। और आयनिक यौगिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के शेयर करने से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज करने से बनते हैं, स्थानांतरण से बनते हैं। और इसकी यौगिकों की एक दूसरी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये ना हायर बॉइलिंग पॉइंट और हायर मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मानव नरों के द्वारा उत्पन्न 2 प्रकार के युग्मनों का नाम लिखना है। 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स लिखना, प्रोड्यूस्ड बाय मेल। तो गैमेट्स किस तरीके के प्रोड्यूस्ड होते हैं उसमें लिखना है। एक्चुअली यहाँ पे ना गैमेट्स नहीं होना चाहिए था, एलील्स होना चाहिए था, जिसमें एक्स वाई दोनों एलील प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि गैमेट तो हम एक ही प्रोड्यूस करते हैं, जो गैमेट होता है हमारा स्पर्म सेल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू है इसमें, खैर, बट एक्स वाई जो होता है एलील अवेलेबल रहेगा। दूसरा क्या है, क्या कोई नर शिशु लड़का अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत करता है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो नहीं, आपने इस चीज को एक्सप्लेन करके लिखना है कि नहीं, ये जहाँ एक्स गुणसूत्र को क्या करता है वंशानुगत अपने सिर्फ माता से करता है, पिता से वाई गुणसूत्र क्या करता है वंशानुगत करता है, तब जाकर के बेबी मतलब लड़के का फॉर्मेशन होता है। आगे की तरफ बढ़े ना, तीसरा, मानव मादा के द्वारा कितने प्रकार के युग्मनज उत्पन्न किए जाते हैं? तो मानव मादा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के युग्मनज को उत्पन्न करती है जो एक्स होता है, ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11, ये सवाल भी मैंने पीछे की जब बताया था मैंने तो उसमें इस सवाल के बारे में डिस्कशन करा था। 11 नंबर सवाल की बात करते हैं। ओम का नियम लिखना है, इसकी गणितीय निरूपण भी करना है। आपको पता है ओम का नियम क्या होता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा चालक तार के विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है। आर V बराबर हो जाता है आई आर, जहां आर जो होता है रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। 1 ओम की परिभाषा लिखने तो सिंपल है कि 1 ओम की परिभाषा कितनी होगी, तो जब विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा और दोनों तारों के बीच का विभवांतर जो होगा 1 वोल्ट होगा, तो 1 ओम की परिभाषा आएगी ये, ठीक है। अब अगला है उस चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसके सिरों पर 2 वोल्ट विभवांतर लगने पर उससे 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। आपको पता है कि आर की वैल्यू V/I के बराबर होती है, तो 2 को डिवाइड करना है 0.5 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। आंसर आ जाएगा आपका 4 ओम इसका क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। क्या है सवाल कि उन कारकों की सूची बनाई जिस पर किसी दिए गए पदार्थ के एक समान बेलनाकार चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। बहुत डिटेल में इसको पढ़ा चुका हूं मैं, जिसमें आप सिंपली कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का जो चालक तार जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें लिखनी है। और ये क्या है, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। अगला, किसी विद्युत युक्ति की विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य होता है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। विद्युत शक्ति किसको कहते हैं, W/T, विद्युत शक्ति या कार्य करने का जो दर होता है उसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। किलोवाट आवर जो होता है इसका यह व्यवसायिक मात्रक होता है। 2 किलोवाट आवर की किसी विद्युत केतली का उपयोग 2 घंटे तक किया जाता है, ये भी एक तरीके का कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन करेंगे किलोवाट घंटा में निकल जाएगा और जूल में भी निकल जाएगा, ठीक है। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 × 10⁶ जूल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, किलोवाट कन्वर्ट हो जाएगा आपका जूल में। खत्म है। 13वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम तालाबों और झीलों की सफाई नहीं करते, परंतु जल जीवशाला यानी कि एक्वेरियम की नियमित सफाई की आवश्यकता होती है। क्यों, तो सिंपल है कि जो तालाब होते हैं, झील होते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल रहते हैं जो उसको टाइम टू टाइम साफ करते रहते हैं। लेकिन जो एक्वेरियम होते हैं, जल जीवशाला जिसको कहते हैं, उसमें ना कोई दूसरे फैक्टर्स ऐड नहीं होते, इसलिए उनको साफ करने की जरूरत पड़ती है। अगला है वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर ओजोन की परत की क्षति क्यों हो रही है, उस क्षति में एक दुष्प्रभाव का उल्लेख करना है। तो वायुमंडल के सबसे ओजोन परत की जो क्षति हो रही है उसका बहुत सारे कारण होते हैं। क्लोरीन कारण है इसका, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका कारण है। ये सारे कारण आपको लिखने हैं। और इस क्षति का एक दुष्प्रभाव क्या हो सकता है कि जो पराबैंगनी किरणें वो पृथ्वी की सतह पे आती है, जिसकी वजह से स्किन से होने वाले प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। बस ये सवाल को आप देखेंगे, उसके आगे भी सवाल है, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।